ठीक है, देखो पॉलिटिकल साइंस करने वाले हैं, ठीक है। जो तुम्हारा बोर्ड्स है, बोर्ड्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी है, उसके बाद हिस्ट्री के 2-3 चैप्टर्स हैं, ठीक। और जितना बता रहे हैं बस उतना करके जाना है, ठीक। और तुम्हारी सारी चीज़ें बोर्ड में क्लियर होंगी, ठीक है। इससे ज़्यादा ना, जितना बता रहा हूँ ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, जो तुम्हारे नोट्स में उतना ही तुमको पढ़ना है, ठीक। क्योंकि आप ज़्यादा बोर्ड के बचे नहीं हैं, ठीक है। तो देखो पहला चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का आता है पावर शेयरिंग, ठीक है। पावर शेयरिंग अगर हम बात करें तो पावर शेयरिंग क्या है, जैसे कि नाम समझ में आ रहा है तुम्हारे पास कि हमारे पास पावर्स है। जैसे मान लो अगर हम इस क्लास में किसी एक बच्चे को यहाँ का नेता बना दें और उसको सारी पावर दे दें, ठीक, कि वो जो चाहे कर दे, जो चाहे कर दे, तो क्या होगा? कोचिंग के पंखे के तो नीचे ही हो जाएंगे, ट्यूबलाइट बिक जाएंगी, वोट तो छोड़ ही दो फिर, है ना, तो मास्टर को ही भेज दें। तो ये चीज़ होती है पावर शेयरिंग में। क्या होता है कि जब हम एब्सोल्यूट पावर दे देते हैं किसी भी एक व्यक्ति को, ठीक है, कि हमने उसको सारी पावर दे रखी है, तब क्या होता है, तब कोई भी चाहे संस्था हो, कोई भी नेशन हो, कोई तुम्हारा इंस्टीट्यूट हो, कोई कंपनी हो, वो बैंकरप्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, उसमें वो चीज़ नहीं रहती, ठीक। और पावर शेयरिंग इसीलिए ज़रूरी है ताकि जो पावर है वो इक्वली ऑलमोस्ट एवरी सिटीजन के हाथों में हो। जैसे अभी हम लोग 140 करोड़ हैं, तो 140 करोड़ लोगों के हाथों में पावर है, ठीक। 5 साल बाद अपना नेता चुन लेते हैं। उसमें से भी अगर तुम देखोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें से भी कोई सर्वा नहीं है, ठीक। अगर हमको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर सब कुछ सही कर देंगे, तो वो ऐसा नहीं है, सारी पावर उनके हाथ में भी नहीं है, प्रेसिडेंट के भी हाथ में सारी पावर्स नहीं है, ठीक। ये पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। स्टेट अपनी मर्जी नहीं चला सकता, सेंटर अपनी मर्जी नहीं चला सकता। अभी इसी चैप्टर में पढ़ोगे कि 3 तरह की लिस्ट होती हैं, ठीक है, कनकरेंट, सेंट यूनियन, स्टेट लिस्ट, 3 तरह की लिस्ट होती हैं, जहाँ पे एक कुछ ऐसी चीज़ है जिसपे सिर्फ सरकार राय रखती है, अपने ओपिनियन रखती है, उनको चीज़ों को सॉल्व करती है, ठीक। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें स्टेट अपने डिसीजन लेती है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं, ठीक। और ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है? पावर शेयरिंग इसलिए ज़रूरी क्योंकि तुम्हारे चैप्टर में 2 एग्जाम्पल्स अभी तुम पढ़ोगे, श्रीलंका का और बेल्जियम का, ठीक। इन दोनों चीज़ों से तुम ये समझ में आएगा तुम्हारे कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, ठीक। तो पहले हम देखते हैं बेल्जियम के बारे में। तो बेल्जियम जो है भाई एक यूरोपियन कंट्री है जिसमें 1 करोड़ से कम और लगभग उसी के अप्रॉक्स पॉपुलेशन है, ठीक। हरियाणा के जैसे हम कंपेयर कर सकते हैं, जितनी हमारा हरियाणा है उतना ही बड़ा एरिया है इसका। इसके बॉर्डर्स फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगते हैं। अब एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है? जैसे हमारे कंट्री में ना, एक तुमने देखा होगा 7 या 6 क्लास में पढ़ा होगा, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वाले टॉपिक, कि एकता में भिन्नता, अलग अलग तरह के कपड़े हैं, अलग अलग तरह का खाना है, अलग अलग तरह के धर्म जाति के लोग हैं। तो सेम टाइप का एथनिक कॉम्पोजिशन वहाँ पर भी था। अगर हम यहाँ से भी इसकी बात करें तो सर डच स्पीकिंग है, ठीक। फ्लेमिश रीजन इन द नॉर्थ 40% फ्रेंच स्पीकिंग है, 1% जर्मन स्पीकिंग है। और ब्रुसेल्स जो कि कैपिटल है बेल्जियम की, उसमें 80% जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग और 20% डच स्पीकिंग है। लोग, अब तुम समझो कि तुम्हारे पास एक पूरा एक क्षेत्र दे रखा है, ठीक। उस क्षेत्र में अलग अलग तरह की 4 भाषाएं हैं, ठीक। डच स्पीकिंग हो गए, फिर फ्रेंच स्पीकिंग हो गए, जर्मन स्पीकिंग, और उसके जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, उसमें भी फ्रेंच और डच की बोलबाला चल रहा है। सोचो ये 4 लैंग्वेजेस हैं। हमारे देश में ऑफिशियली 22 लैंग्वेज हैं, ठीक। और 22 लैंग्वेजेस होने के बावजूद कुछ बोलियां हैं, ठीक। हम लोग फिर भी यूनिटी में रह रहे हैं। अभी यहाँ तुम देखोगे कि भाषा के आधार पर किस तरह से, अब यही तुम सेम अपने कंट्री में भी कर सकते हो कंपेयर। ऐसे कंपेयर कर सकते हो कि जैसे जब अभी देखो, तुमने देखा होगा, न्यूज़ में आया होगा कि मराठी वाले हिंदी वालों से नफरत कर रहे हैं, हिंदी वाले मराठी वालों से कर रहे हैं, गुजराती वाले तमिल से कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफॉल्ट है, बहुत बड़ी कमी है हमारे ही कंट्री की कि हम अपनी लैंग्वेज को प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं। सेम वहाँ पर भी हो रहा था, लैंग्वेज के बेसिस पे सिविल वॉर्स, ठीक। बेल्जियम adopted a power sharing model to accommodate ethnic differences between 1970 और 1993। अब बेल्जियम को इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए कि लैंग्वेज के बेसिस पे, अब तुमने देखा होगा, एक शायद तुमने बुक भी पढ़ी हो या सुना हो, कितने पाकिस्तान, है ना,
जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो धर्म के आधार पे हो गया, इसी तरह से बांग्लादेश जब बटा, है ना, जब अंग्रेजों ने बांटा तो भी धर्म के आधार पे ही बटा। और ये खालिस्तान वाला एक मुद्दा चल रहा है, सिख कहते हैं कि वो अपना एक देश बनाएंगे खालिस्तान, ठीक। तो ऐसे कितने हम देश के टुकड़े करेंगे, तो ऐसा ना हो, तो वहाँ के लोगों ने सोचा कि इसी प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए बेल्जियम ने एक पावर शेयरिंग मॉडल अडॉप्ट किया 1970 से 1993 के बीच में। अब कॉन्स्टिट्यूशन बना और उसमें भी कई सारे अमेंडमेंट्स आए। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो पहला इक्वल रिप्रेजेंटेशन। इक्वल रिप्रेजेंटेशन का इसमें बहुत बड़ा पॉइंट आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इक्वल मिनिस्टर्स फ्रॉम डच एंड फ्रेंच ग्रुप्स। देखो दो तरह के दो कम्युनिटीज हैं, एक तो हो गए डच और एक है फ्रेंच, ठीक। अब सॉल्यूशन क्या निकल सकता है? सॉल्यूशन ये निकल सकता है कि भाई हम क्या करें, हम एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएं जिसमें डच मेंबर भी हो और फ्रेंच स्पीकिंग मेंबर भी हो इक्वल अमाउंट में, ठीक। तुम ऐसे समझो कि जब एग्जाम्पल और एक तुमको देते हैं, जब 1947 में जब देश का बंटवारा हो रहा था तो हुआ भी इसी बेसिस पे था कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो कहते थे कि ये जो है हिंदुओं का देश है, यहाँ पे हिंदू ज़्यादा हैं, ठीक, और मुसलमान सप्रेस कर दिए जाएंगे। तो गांधी जी ने कहा अगर तुमको ये डर है कि अगर मुसलमान सप्रेस कर दिए जाएंगे तो पहले प्रधानमंत्री तुम ही बन जाओ, नेहरू को नहीं बनना है। फिर सॉर्ट होते 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 एंड में यही रिजल्ट आया कि हमें अब अलग हो जाना चाहिए। तो ये कंडीशन ना हो इसलिए बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम ने दोनों ही लोगों को, डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले लोगों को एक साथ ले लिया कि चलो भाई अब ऐसा ही करते हैं कि दोनों साथ में अपनी सरकार चलाएंगे, ठीक। जैसे मान लो पार्टी में 100 मेंबर है, वो सरकार बना रहे हैं, तो 50 मेंबर डच स्पीकिंग होंगे, 50% फ्रेंच होंगे, ठीक है। फिर स्टेट गवर्नमेंट फ्लेमिश एंड वॉल्निया रीजन्स हैव ऑटोनॉमी नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंटर। और जो ये फ्रेंच और वॉल्निया दो क्षेत्र हैं, इनकी खुद की अपनी ऑटोनॉमी होगी। ऑटोनॉमी मतलब सेल्फ डिसीजन मेकिंग, अपने डिसीजन खुद से बना रहे होंगे, ठीक है। और ये सेंटर के सबऑर्डिनेट नहीं होंगे, मतलब इनका सेंटर के ऑर्डर्स को मानना कोई कंपल्शन नहीं होगा। फिर कम्युनिटी गवर्नमेंट्स बनी, इलेक्टेड बाय लैंग्वेज कम्युनिटीज। कुछ कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दो, जैसे एक अपने अगर कंट्री में एग्जांपल लें तो हमारे यहाँ एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, एक स्टेट गवर्नमेंट हो गई, एक लोकल पंचायती राज। अब उसके बाद भी अगर हम थोड़ा इसको देखें तो इसमें कम्युनिटी बेस्ड गवर्नमेंट बनाई गई कि भाई जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, डच, फ्रेंच, जर्मन, ये लोग अभी ऊपर पढ़े थे, ठीक। ये सारे कल्चरल, एजुकेशनल, लैंग्वेज इशू, देखो इश्यूज कहाँ पे आते हैं, आप किस बेसिस पे लड़ोगे, आपका कल्चर पहली बात अलग होगा, आप उस पर लड़ जाओगे, रिलीजन पे लड़ जाओगे, ठीक, और क्वालिफिकेशंस, एजुकेशन, ठीक है। अच्छा, ठीक है, अभी नोट नहीं करना है, पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को, वही, हाँ वही पढ़ लेना, ठीक, ठीक है। तो एक इस तरह से गवर्नमेंट बनाएगी कि लोकल कम्युनिटीज को ले लो, ठीक है। जैसे तुमने देखा होगा कि जो हमारे पार्लियामेंट मेंबर्स बैठते हैं उसमें से कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनको प्रेसिडेंट खुद अपने आप चूज करते हैं, ठीक, वो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, ठीक, कि भाई ये खेल की जगत से इस बार सचिन को बनाया है, या किसी इवेंट के उसे कोई लद्दाख वगैरह एरिया तो वहाँ का चुन के आते हैं लोग, है ना। तो इस तरह से स्पेशली उसमें अलाइन कर देते हैं ताकि हम हर कम्युनिटी के लोग को अपने साथ जोड़ पाए, ठीक है। अभी जब तुम फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे, सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, तो उसमें तुम ये समझोगे कि किस तरह से गांधी जी और सत्याग्रह, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन, सॉल्ट मार्च, किस तरह से सब आपस में इंटरलिंक है, ठीक। और उससे पहले की कथा जो कि है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक, वो चीज़ें कैसे लिंक हो रही हैं। एसएसटी कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है, बस तुमको अपने डेली एग्जाम्पल से उठाना है, ठीक। द मॉडल प्रिवेंटेड सिविल स्ट्राइफ एंड प्रोमोटेड यूनिटी बाय रेस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी। सीधी सी बात है, मैं तुम्हारे धर्म की इज्जत करूंगा, तुम मेरे धर्म की इज्जत करो, और यही ऐसे ही देश बनता है, ठीक। वरना फिर वही बात, कितने पाकिस्तान, है ना। तो ये बात यहां से आ गई, दिस मॉडल प्रिवेंटेड। अब देखो हुआ क्या, देखो प्रॉब्लम क्या थी, डच, फ्रेंच, इतने सारे डिफरेंसेस, और सॉल्यूशन क्या निकाला कि हम हर कम्युनिटी से लेंगे लोगों को, तो उससे क्या बन जाएगी, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक। फिर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएंगे, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में बेल्जियम में जो पावर आएगी उसमें 50% जो है फ्रेंच स्पीकिंग होंगे और 50% डच।
इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात कर दी गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गए, फ्लेमिश वोलिया के इंडिपेंडेंट राज्य हो गए, फिर कम्युनिटी गवर्नमेंट आ गई। कम्युनिटी गवर्नमेंट डच फ्रेंच जर्मन लोग थे जो उनके ही उस पर कल्चरल एजुकेशनल लैंग्वेज इशूज चल रहे थे, वो कहते थे नहीं हम हमारी लैंग्वेज फॉलो होगी पूरे देश में। तुम कुछ सोचो 22 लैंग्वेज है ना, और ये 22 लैंग्वेज बोलने वाले लोग आपस में ही लड़ने लगे कि नहीं मेरी ही लैंग्वेज में सारे काम होंगे, है ना, तब तो फिर देश का हो चुका ना फिर, तो ऐसा ना हो। खैर, तो ये तो हो गया कम्युनिटी के बेसिस पे। ब्रुसेल्स इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर डच एंड फ्रेंच इन द कैपिटल्स गवर्नमेंट, जो बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट बनी उसमें डच और फ्रेंच दोनों थे। दिस मॉडल प्रिवेंटेड सिविल स्ट्राइफ एंड प्रमोटेड यूनिटी, कि भाई हम जो सिविल स्ट्राइफ यानी कि जो सिविल वॉर होती है आपस में जब लोग लड़ने लगते हैं, दंगे फसाद हो जाते हैं, वो ना हो, इस वजह से इस चीज को प्रमोट किया और बेल्जियम की यूनिटी बरकरार रही। एग्जाम्पल समझ में बेल्जियम का, बेल्जियम की केस स्टडी पे क्वेश्चंस आते हैं कि हाउ बेल्जियम काउंटर्ड द लैंग्वेज डिफरेंसेस, बेल्जियम ने कैसे उस चीज को काउंटर किया। अब ये क्या है, पावर शेयरिंग ही तो की है। मान लो अगर वहां का कोई नेता कहता नहीं नहीं भाई फ्रेंच ही चाहिए, भाड़ में जाए डच वाले, लड़ाई होती है आपस में, और कोई डच वाला बोलता नहीं नहीं डच ही चलेगा, ठीक, जैसा अभी इंडिया में चला कि महाराष्ट्र में तो मराठी बोलनी पड़ेगी, है ना, उत्तर प्रदेश में तो हिंदी बोलनी पड़ेगी, ये चीज़ गुजरात में गुजराती, तो ये चीज़ ना हो। देखो कितनी खूबसूरती से पावर डिवाइड हो गई, सबका कल्चर भी चल रहा है, ठीक। फिर हम यहाँ से श्रीलंका का दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। श्रीलंका में चीज़ें सेम नहीं रही, ठीक। अब देखो बेटा हमने जो पीडीएफ बनाई है इसमें सारी चीज़ें तुमको इंक्लूड भी कर दी। लाइट गई क्या? ठीक, इसमें से सारी चीज़ें है। अब यहाँ पे लिखा हुआ भी कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है, ठीक। उसके बाद श्रीलंका का केस स्टडी, इसको देखते हैं। हाँ, सिंगल कम्युनिटी किस देश में? नहीं, दोनों की मेजोरिटी, मतलब दोनों के इलेक्शंस होंगे और उसके बाद डिसीजन होगा। मतलब जब देखो 50 लोग इधर से हैं 50 लोग उधर से हैं तो वोटिंग हो जाएगी, सीधी बात, ठीक। उसके बाद आता है श्रीलंका इंपॉर्टेंट। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन विद पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 2 करोड़, 2 करोड़ लोग हैं, ठीक है। इसमें भी सेम है, हरियाणा के जैसा ही हमारा है सिस्टम पूरा। 1948 में इंडिपेंडेंस मिल गई, किससे? अंग्रेजों से, क्योंकि अंग्रेजों ने सब बहुतों को गुलाम बनाया था बेटा। जो ब्रिटिश शासन है वो ग्रेट ब्रिटेन इसीलिए उसको बोला था क्योंकि ऑलमोस्ट 2/3 दुनिया पे उसका शासन था एक टाइम पे, तो श्रीलंका भी। खैर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान, 15 अगस्त 1947 को भारत, और फाइनली 1948 में श्रीलंका भी आज़ाद हो गया। प्रॉब्लम ये यहाँ पर आ रही है, ध्यान समझना पहले, जब इंडिया में और श्रीलंका में, पहले मेरी तरफ देखो ध्यान समझ लो, उधर बाद उधर कुछ नहीं है, ठीक। जब श्रीलंका में और पाकिस्तान और हमारा इंडिया ये सब जो है गुलाम थे अंग्रेज़ों के, तो अंग्रेज़ काम कराने के लिए मज़दूरों को इंडिया से श्रीलंका, श्रीलंका से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से फिर श्रीलंका, फिर मतलब अफ्रीका इधर पूरा टहलाया करते थे, ठीक। और अगर उनको नहीं भी जाने का मन है तो वो बाउंडेड लेबर्स, ठीक है, कि भाई इनको हम ज़बरदस्ती लेके जाएंगे। तो तुमने एक प्लेयर का नाम सुना होगा जो श्रीलंका का प्लेयर है, मुथैया मुरलीधरन करके, मुथैया मुरलीधरन करके, ठीक है। तो उसके जो फादर हैं वो प्लांटेशन वर्कर थे, उनको जो है ले गए थे अंग्रेज श्रीलंका प्लांटेशन में काम करवाने के लिए, ठीक है। तो अब हुआ ये कि वहाँ पर भी इंडिया के तमिलियंस, बेसिक तमिल लोग तमिलनाडु के, उनको ले जाया गया, भाई ले जाया जाता था श्रीलंका में। तो श्रीलंका में एथनिक कॉम्पोजिशन क्या बना? एक तो सिन्हालीज 74%। अब ये सिन्हालीज वो लोग हैं जो मूल निवासी हैं श्रीलंका के, ठीक है, श्रीलंका के मूल निवासी जो कि सिन्हालीज हैं, ठीक। 18% तमिल है, और वो तमिल 18% जो तमिल है उसमें भी 13% श्रीलंकन तमिल्स हैं और 5% इंडियन तमिल्स हैं, ठीक है। इस तरह से पूरा डाइवर्सिफिकेशन चल रहा है। देखो श्रीलंका की कॉम्पोजिशन, एथनिक कॉम्पोजिशन को पहले ध्यान समझो, उसमें क्या है 74% के आसपास सिन्हाला स्पीकिंग यानी कि लोकल लोग हैं वहाँ के, और उसमें से भी 18% तमिल हैं और जो 13% है वो श्रीलंकन तमिल्स हैं, ठीक, और 5% इंडियन तमिल्स हैं। यानी कि ये 5% इंडियन तमिल्स वो हैं जो ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया से श्रीलंका ले गए थे प्लांटेशन वर्कर्स के रूप में। अब यहाँ पे एक नया टर्म समझ में आ रहा है, मेजॉरिटेरियनिज्म। तो अगर हम इस टर्म की बात करें, ये यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, इसलिए क्योंकि इस पे क्वेश्चन एमसीक्यू में या
शॉर्ट में 2 मार्क्स में पूछते हैं कि मेजोरिटेरिज्म क्या है। देखो, सरकार वही बनाएगा, मेजोरिटेरिज्म का ऐसा समझो कि चलेगी उसकी जो संख्या में ज़्यादा है, जिसका संख्या बल ज़्यादा है। इस क्लास में अगर लड़कियां ज़्यादा हैं तो डिसीजन लड़कियां ही लेंगी, ठीक है। वोटिंग वोटिंग का कोई सिस्टम तो वो तो बहुत दूर की बात है। प्राइमा फीशा जो होगा, जो प्राइम फंक्शन होगा, वो इस बात पे डिसाइड करेगा कि मेजॉरिटी किसकी है, ठीक। अगर लड़के ज़्यादा होंगे तो लड़के डिसीजन ले रहे होंगे, ठीक। सिमिलरली यही चीज़ श्रीलंका में भी हुई। पोस्ट इंडिपेंडेंस सिन्हाला मेजोरिटी इम्पोज डोमिनेंस। सिन्हाले कम्युनिटी तो देख रहे हो ना 74% है, ठीक। इसी ने क्या किया, इसी ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया बाकी के 18% कम्युनिटीज पे, ठीक है। अच्छा, और जो बाकी जो क्रिश्चियन मुस्लिम्स बाकी के जो लोग थे, ठीक है, उन सब पे, मतलब एक तरफ तुम ऐसे समझो कि पूरा श्रीलंका जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड हो गया है। एक तो नॉर्मली जो वहाँ के लोकल हैं सिन्हालीज 74%, ठीक, और अदर्स की अगर हम बात करें जिसमें सारे इंडियंस और इंडियन तमिलियंस, क्रिश्चियंस, मुसलमान जितने आते हैं वो इसमें हो गए 20, दैट इज 26%, ठीक है। अच्छा, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, इन पे डोमिनेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि हम संख्या में ज्यादा है, हमारी मेजॉरिटी ज्यादा है। सेम यही डर जिन्ना को भी था कि हिंदू ज्यादा है इसलिए मुस्लिम्स खतरे में है, ठीक। इसी वजह से देश के 2 टुकड़े हो गए। ये कंडीशन सेम श्रीलंका में भी देखो बन रही है, ठीक। 1956 सिन्हाला डिक्लेयर्ड द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज इग्नोरिंग तमिल्स। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने इन पे भाई धावा बोल दिया और बोला कि देखो लैंग्वेज तो एक ही चलेगी, सिन्हालीज, ठीक। बोले तमिल क्या होता है, तमिल हमको पता नहीं, उर्दू क्या होती है हमको नहीं आती, फ्रेंच क्या है नहीं पता, इंग्लिश नहीं, हमें सिन्हाली आती है और हमारी जनसंख्या ज्यादा है, इस वजह से हम तुम पे डोमिनेट करेंगे, ठीक है। खैर, अब यहां से डोमिनेशन शुरू हुआ। प्रेफरेंशियल पॉलिसीज क्या थी, मतलब पॉलिसीज क्या लगाई गई, पॉलिसी ये थी कि भाई जो सिन्हाला स्पीकिंग होगा उनको जॉब्स में प्रायोरिटी मिलेगी। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में भी वही लोग सिन्हाली स्पीकिंग ही रहेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ कोई गवर्नमेंट सुविधा है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, वो हमें देनी है, तो वो भी हम किसके बेसिस पे देंगे, लैंग्वेज के बेसिस पे। और लैंग्वेज कौन सी है, सिन्हालीज। उसमें से भी जैसे अभी ऐसे समझो काइंड ऑफ रिजर्वेशन है जो सिर्फ मेजॉरिटी पे बेस्ड है, ठीक है। अब देखो रिजर्वेशन 2 तरह के हैं। हमारे जो रिजर्वेशन का सिस्टम चल रहा है वो रिजर्वेशन है कि हम पिछड़ों को, ठीक है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है हम उनको दे रहे हैं, मतलब उसकी स्टेटस के अकॉर्डिंग उसको दे रहे हैं, ठीक। वहां पर मेजॉरिटी के बेसिस पे चल रहा है रिजर्वेशन, जो कि गलत चीज है, ठीक। बाकी के 26, चलो ठीक है 74% खुश है, बाकी के 26% का क्या, ये इंसान नहीं है, इनके भी तो बेसिक ह्यूमन राइट्स, इनकी भी तो जॉब, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट पॉलिसी, स्टेट प्रोटेक्शन। बुद्धिज्म प्रमोटेड एज द स्टेट रिलीजन। एक रिलीजन पूरे देश में थोप दिया गया, एक ही धर्म, बुद्धिज्म, बौद्धिस्ट, ठीक है। बौद्ध धर्म जो है उसको ज्यादातर लोग फॉलो कर रहे हैं, इसलिए पूरे देश में बौद्ध लागू हो गया। सेम प्रॉब्लम आप कंपेयर कर सकते हैं 1947 के 1946 के आप कंपेयर कर सकते हो 1947 में जो इंडिया में चल रहा था, ठीक है, कि अगर हिंदू ज़्यादा है तो हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, मुसलमान, क्रिश्चियन इन सब के अधिकार छिन जाएंगे, ठीक। बट ऐसा हुआ नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन आया, कॉन्स्टिट्यूशन ने चीज़ों को समझा, बट यहाँ पर हो चुका है, देख रहे हो, जो इंडिया में होने से रोका गया कॉन्स्टिट्यूशन ला के वो यहाँ हो चुका है ऑलरेडी, सिन्हालीज आ चुके हैं पावर में। स्टेट प्रोटेक्शन, बुद्धिज्म जो है पूरे उसका स्टेट रिलीजन बन चुका है। दिस लेड टू एलियनेशन ऑफ तमिल्स। एलियनेशन मतलब जो ऐसा लगता है कि हम एलियनेटेड हैं, यानी कि हम यहाँ से बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है। तुम खुद समझो, जैसे मान लो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, इन दोनों बच्चों का एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ पे ये हो जाए कि भाई ये दोनों बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक। अब चूंकि ये दोनों सेकंड सीट पे हैं इसलिए इनसे कोई बात नहीं करेगा और इन बच्चों पे टीचर भी कम ध्यान देगा। इसमें इन दोनों की क्या गलती है ना, इनकी तो पढ़ाई का लॉस होगा, करियर का लॉस होगा, और आपस में डिफरेंसेस होंगे वो अलग। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि
दिस लेट टू द, अब ये इन लोगों को तो ऐसा लगेगा कि हम इस क्लास के हिस्से नहीं, क्लास का पार्ट नहीं है। तुम किसी भी बच्चे को या किसी भी सिटीजन को इतना ह्यूमिलिएट कर दो कि वो उसका पार्ट ही ना खुद को समझे, देश का, देश की मुख्य धारा से जोड़ के अपने आप को अपना पार्ट ना समझे, तो इससे क्या होगा? पहली चीज गुस्सा, है ना, और उस गुस्से के चक्कर में आतंकवादी, इंटरनल रिबिलियंस। ठीक है, ऐसे ही तो होता है, सेम ऐसे ही तो काम होता है कि अगर हम हमारी कम्युनिटीज को, अगर हमारे देश में रहने वाले अलग धर्मों को या अलग अलग जातियों को प्रमोट नहीं करेंगे, उनका सहारा नहीं बनेंगे, तो फिर कल को कोई भी हो सकता है कि उस टाइम पे उसका कॉन्शियस दिमाग इतना काम ना करे कि क्या सही है क्या गलत, और वो अपने ही देश का दुश्मन बन जाए अनजाने में। ठीक है, तो ऐसा ना हो। और जो कि यहाँ पर हो चुका, ये भी यहाँ पर हो चुका है कि वो लोग दे फेल्ट एलियनेटेड, कि ऐसा लगता है कि हम श्रीलंका के पार्ट ही नहीं, हमारा देश ही नहीं है श्रीलंका, हम लोग कहीं बाहर से आए हैं। और सोचो ऐसे में अगर चाइना और पाकिस्तान इनको भड़का दें तो ये लोग तो अपने देश में बम फोड़ देंगे, है ना, जिसको स्लीपर सेल्स बोलते हैं। ऐसा भी है। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए कि भाई 1983 में सिविल वॉर हो गया, गृह युद्ध, आपस में ही लोग लड़ रहे हैं बिटवीन सिन्हाला गवर्नमेंट एंड लिट्टे LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम डिमांडिंग अ सेपरेट तमिल स्टेट ईलम। दो चीजें हो गई गवर्नमेंट और LTTE के बीच में, यानी कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, ये एक्चुअली में ग्रुप है। ठीक है, वहां के जो बाकी ये देख रहे हो ना 26% में 13% तमिल स्पीकिंग और 5% इंडियंस, इन लोगों के बीच में क्या हो गया, गवर्नमेंट के साथ झगड़ा हो गया। या तुम मेजोरिटिज्म को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, और हमें ये नहीं चाहिए, हमें हमारे भी अधिकार चाहिए। तो उन्होंने कहा अधिकार नहीं देंगे, सरकार ने बोला कि अधिकार नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा तुम अधिकार नहीं दोगे तो ठीक है, हम अपना अलग देश बना लेंगे। श्रीलंका है ही बहुत छोटा सा, हरियाणा एज कम्पेयर टू हरियाणा, तो उसके जैसा ही है। अब उसमें से भी अगर एक अलग देश बनेगा तो श्रीलंका की यूनिटी को खतरा है। तो क्या हुआ भाई, काफी समय तक ये चलता रहा, थाउजेंड्स डाइड इसी सिविल वॉर में, हजारों लोग मारे गए। 2009 में सोचो, 1983 में चीजें शुरू हुई और एंड हुई कब, 2009 में। ठीक, 2009 में चीजें खत्म हुई, बट लेफ्ट डीप डिविजन्स। जब भी इतिहास में कोई चीज होती है, बहुत बड़ा बदलाव, ठीक है, तुमने देखा होगा, वो ब्लड डिमांड करती है, खून। हमारे देश में भी आज़ादी को लेके जब मिली भी आज़ादी तो क्या कि भारत के दो टुकड़े हो गए, उससे पहले एक बांग्लादेश अलग किया गया। तो ये चीज़ें आसान नहीं है, इतने समय तक सिविल वॉर चलते रहना, देश की इकोनॉमी, देश की ग्रोथ, पढ़ाई, हॉस्पिटल्स, सब पे लोड पड़ता है। ठीक, और जो लोग मर रहे हैं वो अलग। आप सोचो अगर इसके बाद देश एक हो भी गया, ठीक है, तो जो ब्लड शेड हुआ उसका क्या, जिन लोगों ने अपना इंसान खो दिया उसका क्या, है ना। तो देखो क्या यही चीज़ है कि थाउजेंड्स डाइड, वॉर एंडेड इन 2009 में वॉर खत्म हो गई, बट लेफ्ट डीप डिविजन्स। तो देख रहे हो श्रीलंका और बेल्जियम के एग्जाम्पल से कि पहले में पावर शेयरिंग अच्छे से हो गई, पूरा देश यूनाइटेड रहा, सारे लोग खुश हो गए, बात खत्म। पावर शेयरिंग जरूरी थी, यहां पर पावर शेयरिंग नहीं हुई, लाखों लोग मारे, हजारों लोग मारे गए, समझ गए। उसके बाद वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने देखो सब मार्क कर रखा है, बस PDF आपको मिल जाएगी, आप उसको बेटा लर्न कर लेना। ठीक, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दे दूंगा, ठीक है, जो आएंगे आपके एग्जाम में, और उनको भी एक बार पढ़ लेना। क्वेश्चन की लैंग्वेज घूम सकती है, बट आपको कंटेंट वही लिखना है। ठीक, वो भी मैं बता दूंगा विद एग्जाम्पल, बट फिलहाल अभी इस पर फोकस करो। पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है, प्रूडेंशियल रीजंस की वजह से जरूरी है, कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाते हैं। देखा ना बेल्जियम के केस में, कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं बचे आपस में, खत्म हो गए कॉन्फ्लिक्ट्स भी। इंश्योर स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट स्टेबल है। बेटर गवर्नेंस, ठीक, हर धर्म से लोग ले रहे हैं, हर जाति से लोग ले रहे हैं, हर राज्य से लोग ले रहे हैं, हर भाषा बोलने वाले लोग को ले रहे हैं, तो डिफरेंस क्या बचा, क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट होगा, बेटर गवर्नेंस होगी कि नहीं। ठीक है, ऐसे समझो कि हम सिर्फ यही कहें कि जो है, जो हमारा मान लो कोई हमने स्कूल खोला, स्कूल में सारे जेंट्स टीचर होंगे, तो लड़कियां अपनी बातें किससे शेयर करेंगी, या सारी लड़कियां टीचर्स होंगी तो लड़के कैसे अपनी चीज़ें शेयर कर पाएंगे। तो इसलिए हमें इक्वालिटी भी देखनी होती है, ठीक है, कि हम हर जगह से लोग ले रहे हैं ताकि हमारे पास बच्चे बता पाए। ठीक, तो ये चीज़ हो गई कि बेटर गवर्नेंस हो गई, स्टेबिलिटी, स्टेबल रहता ही गवर्नमेंट। ठीक है, प्रूडेंशियल रीजंस ये हो गए। मॉरल रीजंस क्या है, इंसानियत के लेवल पे नैतिक मूल्य क्या है। ठीक, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, प्रजातंत्र डेमोक्रेसी जिंदा रहती है।
ठीक, सभी को अधिकार होता है कि गवर्नमेंट को बनाने में और गवर्नमेंट को मिटाने में लोगों का बराबर से हाथ रहता है। ठीक, लेजिटिमेसी, पावर शेयरिंग जस्टिफाइज डेमोक्रेसी बाय इन्वॉल्विंग सिटीजंस। पावर शेयरिंग से सिटीजंस डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं इलेक्शंस में। ठीक है, वो बात अलग की है कि आप वोट दे रहे हो नहीं दे रहे हो, वो दैट्स द अनदर थिंग। ठीक, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम इसे डेमोक्रेसी को जीवित रखते हैं। ठीक, तो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, फिर लेजिटिमेसी हो गई। अवॉइड्स एक्सक्लूजन, किसी को ये नहीं लगता कि हम बाहरी हैं। भाई हमने वोट करा दिए, पूरे देश में 140 करोड़, जिसके पास जो 18 से ऊपर है, जिसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो जाके वोट कर सकता है। ठीक है, जिसको चाहे उसको चुन सकता है। ठीक, तो किसी को ये फील नहीं होता यार कि हमारा अधिकार तो मिला ही नहीं। कभी मुसलमान को नहीं लगेगा कि यार मेरे अधिकार नहीं मिले, ना हिंदू को लगेगा कि ना मुझे मेरे अधिकार छिन गए, है ना। सबको सबके अधिकार दे दिए, आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराइए, ये वोट दे दीजिए और आपका नेता चुन लिया जाएगा, अगर आप उस नेता को ज़्यादा वोट मिलते हैं तो। ठीक, तो ये सारी चीज़ें मॉरल रीजन, प्रूडेंशियल रीजन, बेटर गवर्नेंस, ऐसे ही लिख के आना है एग्जाम में, सेम टू सेम। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूपी बोर्ड में काफ़ी बारी चीज़ें रिपीट हुई हैं। ठीक, ये कौन कौन से रीजंस हैं, आपको पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है आपके लिए। ठीक, फिर आता है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग कितने टाइप की होती है, तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, दो टाइप की पावर शेयरिंग होती है। चलो देखते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग। ठीक, पूरा नहीं हो पाएगा सर, पूरा हो नहीं पाएगा सर। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है। देखो हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल में पावर शेयरिंग कैसे हो रही है, ये है पावर और ये है प्लेटफॉर्म्स। ऐसे इमेजिन कर लो, ए क्लास डोंट टॉक। ठीक, अब इसमें जो पावर शेयर हो रही है, ठीक, वो सेम ही लेवल पे सबको दी जा रही है। ठीक है, कि अगर हमने मान लो पोस्ट बनाई दरोगा की, तो ऑल ओवर इंडिया जितने भी दरोगा होंगे सबको सेम पावर मिलेगी। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आता है तुम्हारा वर्टिकल। अब वर्टिकल में क्या है, वर्टिकल में बेटा ये होता है कि पहले है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक, फिर स्टेट, फिर लोकल, समझ गए, ऊपर से नीचे हायरार्की। स्कूल का एग्जांपल ले सकते हो, डायरेक्ट चेयरमैन, डायरेक्टर, मैनेजर, प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, है ना, इंचार्ज, ऐसे चलता है। तो ये होती है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पावर में डिफरेंसेस, कि दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे लेजिस्लेचर हो गया, लेजिस्लेचर यानी कि जो कानून बना रहा है, एग्जीक्यूटिव जो उनको एग्जीक्यूट करवा रहा है, जुडिशरी यानी कि जो नियम तोड़ रहे हैं, ठीक है, उनको जो है सजा दे रहा है, ठीक, मतलब न्याय कर रहा है। ठीक, तीन चीजें हैं। ये एग्जाम्पल हो गया हॉरिजॉन्टल का। ठीक है, ये हो गया लेजिस्लेचर जिसने कानून बनाया, एग्जीक्यूटिव जो फॉलो करवा रहा है, और जुडिशरी, ये तीनों एक ही पैरेलल चल रही हैं। ठीक, एग्जाम्पल इंडियन पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, एग्जीक्यूटिव हो गया, सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी हो गया, हाईएस्ट लेवल पे, है ना, हाई कोर्ट, उसके बाद फिर सबसे बड़ा कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट भी बोलते हैं इसको। बेनिफिट क्या है कि सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, नो ऑर्गन बिकम्स टू पावरफुल। ये क्या करता है, ये चेक कर रखता है कि कोई भी ऑर्गन इतना पावरफुल ना हो जाए कि गवर्नमेंट जो है वो धीरे से लोगों के सिटीजन्स के अधिकार को ही खत्म कर दे, ऐसा ना होने पाए। ठीक, फिर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में पावर जो है बताया था अभी, सेंट्रल, यूनियन, स्टेट, लोकल, ऐसे ट्रैवल कर रही होती है। इसमें भी यही यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, तीन लिस्ट आ जाती हैं कि भाई यही काम करने का तरीका। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसीजन ले सकती है, उसको हमने क्या बोला, यूनियन लिस्ट। ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही डिसीजन ले सकती है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे दोनों मिल के बात करते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं, उसको मतलब कंकरेंट लिस्ट।
जैसे डिफेंस की बात करें, कितना हथियार खरीदना है, कितना हथियार बेचना है, देश में कितने लोगों को बॉर्डर भेजना है, कहाँ कहाँ पे किसकी किसी पोस्टिंग होगी, कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक। और स्टेट गवर्नमेंट क्या डिसाइड करेगी? स्टेट गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि हमारे यहाँ स्कूल्स, पुलिस, पुलिस किसके हाथ में? स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। ठीक। साथ ही कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट दोनों चीजों पे जो सर्वसम्मति थी कि दोनों जिस पे बात करते हैं। ठीक है। अब पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स में कैसे क्या पावर शेयरिंग होती है? तो पावर शेयर्ड अमंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक ग्रुप्स टू माइनॉरिटीज टू गिव माइनॉरिटीज अ फेयर शेयर। रिलीजन के बीच में भी आपस में पावर शेयरिंग होती है। ठीक है, रिलीजन कम्युनिटीज के बीच में होती है। लिंग्विस्टिकली पावर शेयरिंग हो रही है। पावर शेयरिंग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर शेयरिंग है ना? ऐसा नहीं है कि सारी पावर्स जो है सिर्फ रूलिंग पार्टी के पास भी है, कुछ पावर जो है वो अपोजिशन के पास भी होती है। ठीक। एंड अपोजिशन एक्ट एज वॉच डॉग, अपोजिशन एक्ट एज वॉच डॉग मतलब अपोजिशन देखे रहता है कि जो है क्या तुम्हारे यहाँ जो सरकार है वो सारे काम सही कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है। अच्छा, प्रेशर ग्रुप्स क्या है? प्रेशर ग्रुप्स एक बार देख लेना, समझ लो प्रेशर ग्रुप्स क्या है। प्रेशर ग्रुप्स बेटा वो ग्रुप्स होते हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को काउंटर करते हैं और साथ ही साथ मूवमेंट्स आगे लीड करते हैं। पावर इन्फ्लुएंस्ड बाय कंपटीशन अमंग पार्टीज एंड ग्रुप्स, इनमें जो पावर मिलती है वो कंपटीशन से आती है। भाई अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इलेक्शंस के लिए इलेक्शन लड़ती हैं और उनमें से क्या बात, क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? तुम पूछ रहे थे शायद उससे कुछ, इधर पूछ लो बेटा। ठीक, कुछ कोalition गवर्नमेंट